अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मनाली टूरिस्ट प्लेसेस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो सोप्ती जी ने हमें ये सजेस्ट की थी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मनाली टूरिस्ट प्लेसेस, मनाली टूर गाइड फॉर 2022। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मनाली आज के टाइम पे इंडिया के सबसे फेमस हिल स्टेशंस में से एक है। हिमाचल प्रदेश के नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में 6700 फीट के ऑल्टीट्यूड पर स्थित मनाली अपने ओक, देवदार और पाइन फॉरेस्ट, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, एडवेंचर एक्टिविटीज़ और अमेजिंग लैंडस्केप की वजह से फेमस है। मनाली आज के टाइम पे हर तरह के ट्रैवलर्स की पहली पसंद है। और अगर आप भी मनाली की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मनाली की एक प्रॉपर टूर गाइड कि आप कैसे मनाली आ सकते हैं, यहाँ आकर आप क्या क्या विजिट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी इस ट्रिप को मेमोरेबल बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप मनाली पहुँचेंगे कैसे। अब मनाली का खुद का कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पहुँचने का बेस्ट तरीका है बाय रोड। दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला और धर्मशाला जैसी जगहों से मनाली के लिए रेगुलर वोल्वो और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस चलती हैं जो कि आपको 800 से 1500 रुपये में मनाली पहुंचा देगी। दिल्ली से मनाली 12 घंटे और चंडीगढ़ से मनाली 8 घंटे लंबी जर्नी है। और अगर आप चाहें तो अपने पर्सनल व्हीकल या कोई कैब हायर करके भी यहाँ आ सकते हैं और इस रास्ते पे भी आपको बहुत ही बढ़िया व्यूज़ देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर आप नॉर्थ इंडिया के अलावा कहीं और से मनाली विजिट करने आ रहे हैं तो आप भुंतर एयरपोर्ट तक की फ़्लाइट भी ले सकते हैं और भुंतर से मनाली आप कैब हायर करके 1 से 1.5 घंटे में मनाली पहुँच सकते हैं। मनाली पहुँच के सबसे पहले आपको अपने होटल में जाके कुछ देर रेस्ट करना चाहिए। मनाली में आपको लग्जरी और बजट दोनों कैटेगरी के होटल्स, रिजॉर्ट्स और होमस्टेज देखने को मिल जाएंगे। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने होटल या होमस्टे ओल्ड मनाली में ही बुक करें। मनाली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, न्यू मनाली और ओल्ड मनाली। न्यू मनाली में जहां आपको मॉल रोड, शॉपिंग सेंटर और टूरिस्ट का क्राउड देखने को मिलता है, वहीं ओल्ड मनाली में आपको नेचुरल ब्यूटी, पीसफुल वाइब्स और लेस क्राउडेड जगह देखने को मिलती है। और इसी वजह से आपके स्टे के लिए ओल्ड मनाली बेस्ट प्लेस है। दोस्तों मनाली को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आप यहाँ से बाइक या कार भी रेंट पे ले सकते हैं। बाइक्स आपको यहाँ 600 से 1500 रुपये पर डे और कार 1500 से 2500 रुपये पर डे के हिसाब से रेंट पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको मनाली जैसी एडवेंचरस रोड्स पे ड्राइव करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो एडवाइजेबल यही होगा कि आप यहाँ से एक प्राइवेट कैब हायर करें जिसे ड्राइव करने के लिए आपके साथ एक एक्सपीरियंस ड्राइवर होगा। मनाली अगर आप सबसे पहले वशिष्ठ टेम्पल में विजिट कर सकते हैं जो कि 4000 साल पुराना एंशिएंट हिंदू मंदिर है। ये मंदिर रामायण काल के ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है जो कि भगवान राम और लक्ष्मण जी के गुरु भी थे। इस मंदिर के पास एक हॉट वाटर स्प्रिंग भी है जहाँ पूरे साल गर्म पानी बहता है और माना जाता है कि इस पानी में काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं जिससे हमारी स्किन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्योर भी हो जाती है। यहाँ पे लेडीज और जेंट्स के लिए प्रॉपर अलग अलग बेदिंग एरियाज बनाए हुए हैं और इस मंदिर में आकर आपको इस हॉट वाटर स्प्रिंग में डुबकी भी ज़रूर लगानी चाहिए। वशिष्ठ टेम्पल विजिट करने के बाद आपको यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर जोगिनी फॉल्स तक का ट्रैक भी जरूर करना चाहिए। जोगिनी फॉल्स मनाली का एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है और इसे और भी सुंदर बनाता है वशिष्ठ टेम्पल से यहाँ तक का ट्रैक जो कि पाइन ट्रीज और एप्पल गार्डन से होते हुए गुजरता है। अगर आप नेचर और एडवेंचर लवर हैं तो इस ट्रैक को आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे। वशिष्ठ टेम्पल से जोगिनी फॉल्स तक के इस ट्रैक को कंप्लीट करने में आपको करीब 3 घंटे लगेंगे और रास्ते में आपको कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे जहां आप कुछ रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं। जोगिनी फॉल्स 160 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है और अगर आप चाहें तो इसके टॉप तक का ट्रैक भी कर सकते हैं जहाँ से आपको मनाली वैली का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। मनाली आकर आपको यहाँ के सबसे फेमस और सबसे सीनिक रोहतांग पास पे विजिट करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। 13,000 फीट से भी ज़्यादा के ऑल्टीट्यूड पे स्थित रोहतांग पास हिमालयाज़ के सबसे ऊंचे पासेस में से एक है और यहाँ से आपको हिमालयाज़ के पीर पंजल रेंज का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। रोहतांग पास मनाली से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ के स्नो कैप्ड माउंटेन्स और नेचुरल ब्यूटी का जो व्यू आपको देखने को मिलता है उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। रोहतांग पास इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे स्थित है कि समर्स के टाइम पे भी आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्नो देखने को मिलती है
जो कि यहाँ के लैंडस्केप को और भी ज़्यादा सुंदर बना देता है। रोहतांग पास पे विंटर्स में इतनी हैवी स्नोफॉल होती है कि इसे नवंबर से मार्च तक कम्प्लीटली बंद कर दिया जाता है और आप सिर्फ मई से अक्टूबर तक ही यहाँ विजिट करने आ सकते हैं। रोहतांग पास पे पहुँच के आप यहाँ के पैनोरामिक व्यूज और नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के अलावा माउंटेन बाइकिंग, स्नो स्कूटर, स्लेज राइड और स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं। हालांकि रोहतांग पास विजिट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ विजिट करने के लिए आपको एक प्रॉपर परमिट लेना होगा। रोहतांग पास एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ आने वाले व्हीकल्स पे लिमिट लगाने के लिए इस परमिट को इंट्रोड्यूस किया है। रोहतांग पास के लिए दो तरह के परमिट्स होते हैं। एक वो परमिट जो आपको मनाली से रोहतांग पास तक जाने के लिए लेना होता है और एक वो परमिट जो आपको रोहतांग पास से आगे जाके लद्दाख या स्पीति वाले रास्ते के लिए लेना होता है। अगर आप मनाली से सिर्फ रोहतांग पास विजिट करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए की परमिट फी और 50 रुपए की कंजेशन फी पे करके अपना परमिट लेना होगा। और अगर आप रोहतांग पास से आगे जाके लद्दाख या स्पीति जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 50 रुपए की कंजेशन फी पे करके अपना परमिट मिल जाएगा। ये परमिट आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुल्लू की ऑफिशियल वेबसाइट से मिनिमम 2 दिन पहले लेना होगा और रोहतांग पास पे एक दिन में सिर्फ 1200 व्हीकल्स ही अलाउड होते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपना परमिट एडवांस में ही बुक कर लें। हालांकि अगर आप रोहतांग पास से आगे लद्दाख जा रहे हैं तो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और उसका परमिट आपको इजीली मिल जाएगा। रोहतांग पास होते हुए मनाली से लद्दाख तक की जर्नी बहुत ही सीनिक होती है और अगर आप लद्दाख ट्रिप का एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हालांकि रोहतांग पास ट्यूसडे को मेंटेनेंस की वजह से बंद रहता है, इसलिए आप इस दिन यहाँ कोई भी एक्टिविटी प्लान ना करें। ये परमिट आपको सिर्फ मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए चाहिए होता है, लेकिन अगर आप लद्दाख या स्पीति वाले रास्ते से रोहतांग पास होते हुए मनाली आ रहे हैं तो आपको इस तरह के किसी भी परमिट की जरूरत नहीं है और आप इजीली यहाँ आ सकते हैं। रोहतांग पास के बाद आप यहाँ की एक और फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन सोलंग वैली भी विजिट कर सकते हैं। सोलंग वैली मनाली से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सीनिक वैली है जो कि मनाली से रोहतांग पास वाले रास्ते पे ही लोकेटेड है। सोलंग वैली अपने स्नो कैप्ड माउंटेन्स और लश ग्रीन लैंडस्केप की वजह से फेमस है और एडवेंचर लवर्स के लिए तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। मनाली की सारी एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे कि पैराग्लाइडिंग, केबल रोपवे, स्नो स्कूटर और जॉर्बिंग आपको सोलंग वैली में ही देखने को मिलती है। विंटर्स के टाइम पे सोलंग वैली पूरी तरह से स्नो में कवर हो जाती है जो कि इसे स्कीइंग और बाकी विंटर एक्टिविटीज़ के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाता है। सोलंग वैली की ज़्यादातर एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप 500 रुपये से 2000 रुपये में बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगला नाम है हडिम्बा देवी टेम्पल का। हडिम्बा देवी टेम्पल मनाली का एक काफ़ी फेमस टेम्पल है जो कि महाभारत काल के पांडव भीम की वाइफ हडिम्बा देवी को समर्पित है। 1553 में बना ये मंदिर ओल्ड मनाली से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर देवदार के फॉरेस्ट में सिचुएटेड है और ये मंदिर अपने यूनिक आर्किटेक्चर की वजह से भी फेमस है। पगोडा स्टाइल आर्किटेक्चर में बना ये मंदिर मेनली लकड़ी और पत्थर से बना है जो कि अपने वुडन गेट्स और कोन शेप्ड रूफ की वजह से जाना जाता है और इस तरह का आर्किटेक्चर आपको बहुत ही कम हिंदू मंदिरों में देखने को मिलता है। हडिम्बा देवी टेम्पल विजिट करने के बाद आप यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर जाना विलेज के जाना वाटरफॉल पे भी विजिट करने जा सकते हैं जो कि 30 फीट की हाइट से बहने वाला एक बहुत ही सीनिक वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए आपको पाइन और देवदार के डेंस फॉरेस्ट में से ट्रैक करना होगा जो कि एक बहुत ही सुंदर ट्रैक होता है। ट्रैकिंग की बात करें तो मनाली से आपको काफ़ी सारे एडवेंचरस और सीनिक ट्रैक ऑप्शंस मिलते हैं और आप मनाली से हमता पास ट्रैक, 20 कुंड ट्रैक, ब्रिगू लेक ट्रैक, देव डिब्बा ट्रैक, सर पास ट्रैक, चंद्रखनी पास ट्रैक और रानी सुई ट्रैक का मजा ले सकते हैं। मनाली आकर यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के अलावा आपको यहाँ के ट्रैकिंग रूट्स को भी ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि मनाली के ट्रैक पूरे हिमाचल के सबसे सीनिक ट्रैक्स में से एक होते हैं। दोस्तों इन सब के अलावा भी आप मनाली आकर काफ़ी सारी प्लेसेस जैसे कि मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, मनु टेम्पल, सेथन वैली, अर्जुन गुफा, कसौल, व्यास रिवर व्यू पॉइंट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और भी काफ़ी सारी जगहों पे विजिट कर सकते हैं। मनाली के बारे में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि बस के अलावा आप किसी भी व्हीकल से अगर मनाली में एंटर होते हैं तो आपको उसके लिए भी एक परमिट लेना होगा जो कि बाइक के लिए 100, पर्सनल कार के लिए 200 और पैसेंजर व्हीकल के लिए 300 रुपये में आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुल्लू की वेबसाइट से ईजिली मिल जाएगा। अगर आप भी मनाली की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आपको मार्च से जून और सितंबर अक्टूबर में यहाँ विजिट करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्नो लवर हैं और स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप विंटर मंथ्स में भी यहाँ विजिट करने आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी जनाब, मैं आपसे 2 चीज़ें पूछूंगा। ये जो एरिया है, आपका क्विज कंपटीशन नहीं खत्म होता।
अच्छा, सबसे पहले तो मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। हाँ। फिर आपसे एक बात पूछूंगा, आपने एक का जवाब देना है। ठीक है, फिर मैं भी पूछूंगी। सबसे पहले तो ये है कि इस वीडियो में अगर कोई भी शख्स मनाली जाना चाह रहा है उसके लिए इसके अंदर टोटल बेहतरीन तरीके से इन्फॉर्मेशन है कि आप किस तरह जा सकते हैं। लोग सोचते हैं ना, यार मैं जा तो रहा हूँ, दोस्तों से कॉल लगाते हैं, यार मेरा फलाना दोस्त का दोस्त मनाली गया था, उससे पूछते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी मनाली के हवाले से, जो ट्रिप प्लान कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल, चले आप बोले। इससे पहले बोल लूँ, हमने शायद कबल इससे पहले किसी वीडियो में जिक्र करा होगा मनाली का, और मुझे याद आ रहा है कि हमने बहुत सारे सिटीज़ देखे थे, उसके अंदर शायद मनाली देखा था। तो उसके हवाले से शायद हमारे एक सब्सक्राइबर हैं सुनील सोपती जी, तो वो कम ही सजेस्ट करते हैं वीडियोस को। तो वो अचानक से उनका एक मतलब मुझे तकरीबन एक हफ़्ते पहले मैसेज आया कि हज़ीका आप लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए। तो मैंने मेरे लिए काबिल गौर थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो तो वैसे भी सजेस्ट कम ही करते हैं। जब मैंने देखा तो मनाली लिखा हुआ था, तो मुझे फ़ौरन फ्लैशबैक में जाकर याद आ गया कि मनाली का जिक्र हम कर चुके हैं, और ये बिल्कुल कंप्लीट वीडियो ऐसी लेकर आए होंगे जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा, वो कम वीडियो सजेस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं फिर वो? मतलब सिलेक्टेड जो वाकई उनको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखनी चाहिए। इन्होंने नहीं देखी होगी, मतलब कभी कभार करते हैं, ये कहना चाह रही हैं? मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ सबसे पहले तो सुनील सोपती जी आपका, कि आपने हमें इतनी हसीन वीडियो दिखाई, इतनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी इसके अंदर, बहुत सारी फेमस जगहें हैं उनको भी बताया गया, दिखाया गया। एक बात और कहना चाहूँगी, हमने जापानीज़ के हवाले से एक वीडियो देखी थी, इसमें उन्होंने कहा था इंडियंस और जापानीज़ का थोड़ा सा कंपैरिजन हो रहा था। तो उसके अंदर वो जापानीज़ ही थी, तो उन्होंने अपने व्लॉग में कहा था कि क्योंकि जापानीज़ के अंदर एक बुरी आदत ये है कि उनकी ड्राइविंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी इंडियंस की होती है, या एशियन कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं उनकी होती है। तो मुझे फ़ौरन ये रास्ते देख कर ख्याल आया था कि यहाँ कोई जापानी आ गया अपनी कार लेकर, थोड़ी देर तो चलेगा, फिर वो बरामद खाई से हो रहा होगा भाई। पहले तो चीज़ है, साइड में कुछ भी बैरियर्स वगैरह नहीं है। जापान की जो कारें हैं वो इस तरह ज़मीन से लगी हुई होती हैं वहाँ के रोड्स के हिसाब से, तो वो थोड़ा सा मसला होगा। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो देखिए जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पे तो नॉर्मल कार का मसला है। बिल्कुल, यहाँ तो ऊपर वाली जीप 4 व्हील और वगैरह ऐसा इंसान चला भी नहीं सकता, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जापान की बात कर रही हैं, यहाँ के जो हमारे शहरों के ड्राइवर होते हैं यहाँ नहीं चला सकते। सिटीज़ के जो ड्राइवर होते हैं इनके लिए इन इलाकों में थोड़ा मुश्किल होता है, ये स्पेशली इनके इलाकों के ड्राइवर होते हैं, सही एक्सपर्ट होते हैं जो। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ख़तरनाक इलाके भी होते हैं, रोड के एक तरफ खाई है एक तरफ पहाड़ है। अरे मैंने देखा बस गाड़ी चलेगी, उसके बाद इतनी जगह भी मुश्किल से बचेगी यार। बहुत इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत टैलेंटेड है, बहुत बड़ा फन है ये। अच्छा, सवाल ये था कि 2 ऑप्शन होते हैं, एक वक्त पूरे मनाली में बर्फ़ होती है, दूसरा वक्त तो ग्रीनरी होती है, बर्फ़ पिघल चुकी होती है। ठीक है, 2 टिकट हैं आपके पास कि आप किस मौसम में जाना चाहती हैं, आप किस मौसम को चॉइस करेंगी? विंटर, मतलब बर्फ़ में। अच्छा, अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता दूं, किसी का मतलब किसी का कहना है कि अगर आप बर्फ़ के मौसम में यहाँ जाते हैं तो मसला, तो आपको बोरियत हो जाती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हर जगह बर्फ़ है, अब बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं, कवर्ड है ना, हर चीज़ बर्फ से कवर्ड हो गई है। तो आपने बर्फ़ तो देख ली, शुरू में आपको अच्छा लगा, अरे वाह बर्फ़ है, खेले कूदे ये होगा, फिर हर जगह बर्फ़। मैं अपनी बात को डिफाइन कर रही थी आगे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जाना तो दोनों मौसम में ही अच्छा होगा, और आप वाकई आपसे ही कह रहे थे कि जाना दूसरे वाले मौसम में, जब समर होगी या जब गर्मी होगी, जब बर्फ़ नहीं होगी, तब जाना ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं भी इसी चीज़ को चूज़ करती, लेकिन मैंने चूज़ विंटर इसलिए किया था क्योंकि मुझे बर्फ़बारी देखने का बहुत शौक है। ठीक है, पर्सनली मुझे मरी भी जाना था, लेकिन कई बार प्लान बना और कैंसिल हो गया। तो अगर अभी आप मुझे कहते हैं कि कौन से मौसम में जाना है, तो मैं बर्फ़ ही चूज़ करूँगी, यानी कि स्नोफॉल वाले मौसम में ही जाना। तो किसी ने कहा है कि बर्फ़ में आप थोड़ा बोर हो जाएंगे, आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, और ग्रीनरी, फूल, ये सब नहीं दिखेंगे ना, तो ये नहीं दिखेंगे, तो आपको उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर बर्फ़ के बगैर आते हो। तो ये किसी ने कहा है कि हम जाके इसका मकसद ये है कि दोनों ही वैसे तो मौसम में जाया जा सकता है, दोनों में ही खूबसूरत है, लेकिन बेटर ये है कि बर्फ़बारी ना हुई हो। लेकिन किसी को ज़िंदगी में बर्फ़ एक दफ़ा देखने का दिल करता है कि कम से कम बर्फ़ को हाथ तो लगाएं, जिसने सिर्फ तस्वीरों में, वीडियो में। पता है मेरे फादर बता रहे थे, वो मरी गए थे, तो उन्होंने बताया कि हम जो मतलब फ्रीज़र से जो बर्फ़ निकालते हैं वो तो ठोस होती है, वो ठोस होती है, वो रुई के गाले होते हैं ना, वैसी होती है बिल्कुल। उसको आप कुछ भी बना सकते हो उसकी, एग्जैक्टली, और आप मारेंगे ना तो आपको फील भी नहीं होगा, टच भी नहीं होगा ना। तो मुझे तब मतलब आपको जितनी भी मारूंगा मैं, हाँ, जितनी भी बर्फ़ मारूंगा, नहीं कुछ भी नहीं, पक्का।
हम बहुत मजे करने वाले हैं। तो मुझे तब से और तजस्सुस हो गया कि मैं एक दफ़ा छू कर देखूँ कि जो बर्फ़बारी वाली बर्फ़ होती है उसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, वो अब्बू जो बर्फ़ आपने वीडियो दिखाई थी उठा रहे थे तो गिर क्यों रहे थे? वो गिर रहे थे इधर। बहुत ज़्यादा ही बर्फ़, आपको पता है वो इतने धंसे हुए थे, ओए ओए, बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे वो बेचारे। तो नहीं, जल्दी हम भी जल्दी जाएंगे। और मैं ख्याल में नॉर्मल मौसम में जाना चाहिए, बर्फ़ में नहीं ना। नॉर्मल में जाना चाहिए ना। नहीं, बर्फ़बारी देखनी। अच्छा, इस तरह की वीडियो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हवाले से जो मरी है, आगे जो बर्फ़बारी होती है तो वहाँ के हवाले से भी होगी। तो हम एक अच्छा सा ट्रिप प्लान करेंगे और जल्दी जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, और हम भी बहुत जल्दी प्लान करेंगे कि हमारा जो नॉर्थ एरिया वहाँ जाएंगे और वहाँ के हो सकता है कि जब हम जाएंगे तो उससे पहले एक व्लॉग चैनल शुरू हो चुका हो, और व्लॉग हम डिफरेंट किस्म के करेंगे, मतलब आउटडोर भी होंगे तो इंडोर भी होंगे, तो चैलेंज भी होंगे। और एक दफ़ा हमने प्रैक्टिस की है, कभी आपको थोड़ा सा बिरयानी का व्लॉग किया है, मैं जीत गई। लेकिन ये क्या अभी वो जमा कर रहे हैं डेटा। ये हार गए, आधी प्लेट से हारे हैं, आधी प्लेट से। फायदा क्या, सस्पेंस ही खत्म कर दिया आपने। अब जब वो व्लॉग आएगा लोग देखेंगे ही नहीं। वो बहुत दिनों बाद आएगा ना, तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा व्लॉग है। मतलब भूल चुके होंगे। हम आगे पीछे अरेंज करके नहीं डालेंगे ना, टेंशन नहीं है। मैं उनसे कुछ नहीं छुपा सकती, अपने बंदे ना यार, मैं वो अलग थोड़ी। आप वो सस्पेंस हमें हार गए ये भी बता दिया। अबे यार, तो खुशी थी मुझे। लेकिन वैसे एक बात है, वो पता है क्या कह रहे हैं इस वक्त, बोला हमें पता था आप हारोगे। खाने की कोई चीज़ वो आप दोनों मुकाबला करो तो कौन जीतेगा, उन्हें पता है। उनको मेरे टैलेंट का पूरा पता है, भरोसा है मुझ पे। बस तो खाने वाली ऊपर बैट लगा सकते हैं, खाने वाली वीडियो में, पीने वाली में मैं जीत जाऊंगा। नहीं, आप लगवा लें, ठीक है, पीने वाली मैं ठीक है। तो हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, जल्दी आपका इसी तरह साथ रहा तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मनाली से रिलेटेड, बहुत ही डिटेल वीडियो थी। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।